हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 35 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 35? पहले आपको पढ़ के बताते हैं। कह रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3। मतलब इसमें ये कह रहा है कि इसमें कौन सा है जिसका डायमेंशन डिफरेंट है 3 फिजिकल क्वांटिटी से, 3 फिजिकल क्वांटिटी से। ओके, तो पहला आपको दिया हुआ है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर आप बात करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप जानते हैं इसको एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। तो इसका सिंबल अगर हम यू दे, स्मॉल यू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एनर्जी डिवाइडेड बटे वॉल्यूम को लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया मैंने एनर्जी बटे वॉल्यूम का डायमेंशन। तो एनर्जी को आप सब जानते हैं एम एल के पावर 2 और टी के पावर -2 ऐसे लिखते हैं। वॉल्यूम को जानते हैं आप एल के पावर 3 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2। ये हो गई एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला, याद रखें इसको। ओके, बी पार्ट में ये कहा कि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया आप जानते हैं प्रेशर होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू हो गया फोर्स बटे एरिया, और फोर्स का हो गया एम एल टी -2, और एरिया के पावर हो गया एल के पावर 2। तो प्रेशर का जो डायमेंशन हो गया वो हो गया एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2। तो इसका भी तो यही आ गया ना, देख रहे हैं ना, दोनों सेम आ गया। चलिए सी देखिए, सी में कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज मतलब कि ये वोल्टेज हो गया एंड टू चार्ज डिवाइडेड बटे प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया वोल्टेज और नीचे में हो गया वॉल्यूम, और इसको मान लेते हैं एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, आपको बताए हैं कि W बराबर क्या होता है? Q इंटू वी होता है, V फॉर पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप? इसको आप लिख सकते हैं V को लिखेंगे बच्चों W बटे Q, को डाउट। तो यहाँ पर लिखेंगे W डिवाइडेड बटे Q। अब पहले से क्या है? Q डिवाइडेड बटे क्या है? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम में पोटेंशियल। ओके, ये Q से Q कैंसिल, तो X इजिकल टू क्या आ गया? W बटे वॉल्यूम आ गया। अब इसकी अगर आप डायमेंशन की बात करें, इसकी डायमेंशन की, तो यहाँ पर लिखेंगे एम एल के पावर 2 और टी के पावर -2। अब वॉल्यूम का क्या होगा बच्चों? एल के पावर 3। तो X एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन होगी एम एल के पावर -2। अब इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये तीनों का डायमेंशन सेम है ना भाई? तो चौथा जो आएगा वही आंसर भी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका डायमेंशन तो डिफर आएगा। तो सवाल यही है कि इन तीनों से डिफर किसका डायमेंशन है? तो एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम आप समझते हैं, एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका डायमेंशन होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू आर। इसको लिखेंगे m, इसके लिखेंगे LT-1, इसको लिखेंगे L। तो m L के पावर 2 और t के पावर -1। तो ये डीफर है ना, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई? डीफर है। नाउ एंगुलर मोमेंटम डीफर बाय ऑल। मोमेंटम डीफर बाय ऑल। इसका क्या मतलब है कि यही आंसर होगा डी। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है। अब देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्या? 35। तो 35 क्वेश्चन नंबर क्या है? सिंपल आपको डायमेंशन निकालना है, फॉर्मूला मालूम है तो आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है या बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है।
तो आपको पता है कि फाई जो बी होता है, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, उसको लिखते हैं बी इंटू ए लिखते हैं। तो डायरेक्ट फाई बी का अगर डायमेंशन आप लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बी का डायमेंशन लिख दीजिए, उसके बाद किसका डायमेंशन लिखिए, ए का डायमेंशन लिखिए। समझ में आया? तो बी का क्या होगा, एम टी के पावर -2 होता है और आई के पावर -1 होता है और एरिया का एल के पावर 2 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 और आई के पावर -1। क्लियर? चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 और एम्पियर इसको लिखते हैं, ए फॉर एम्पियर आई फॉर करंट। दोनों चलेगा, है ना भाई, दोनों चलेगा, दोनों सही है। ओके, तो ऑप्शन ए में एम के पावर 0 है, नहीं होगा। ऑप्शन बी में एल के पावर 0 होगा, नहीं होगा। ऑप्शन सी में एम के पावर 1 एल के पावर 2 टी के पावर -2 और ए के पावर -1, बिल्कुल होगा सी ऑप्शन। तो सी क्या हो गया बच्चों, आंसर। 37 क्वेश्चन कह रहे कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट, मतलब आपको इसका डायमेंशन चाहिए। तो अभी इसको डायमेंशन कई तरीके से आप लिख सकते हैं। फार्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। आई करंट है, आर रेडियस है, म्यू क्या है, म्यू नॉट मतलब परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ, इसको क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो ये बी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे म्यू नॉट इज इक्वल टू बी इंटू 2r डिवाइडेड बटे आई। तो अब यहाँ पर देखो भाई, म्यू नॉट का डायमेंशन लिखना है तो किसका लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे m t के पावर -2 i के पावर -1 और यहाँ पर लिखेंगे l और यहाँ पर क्या लिखेंगे i। यहाँ पर लिखेंगे म्यू नॉट, ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे m, यहाँ पर लिखेंगे l t के पावर -2 और i के पावर क्या होगा -2। ऐसे म्यू नॉट इज इक्वल टू एम एल टी के पावर -2 और आई के पावर क्या लिखना है भाई, आई के पावर लिखना है -2, एम एल के पावर 2, यही होगा। ऐसा कई बार लिखा गया है, इसमें कोई बहुत कठिन प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका, हाँ, इसका आंसर जो होगा बच्चों, आंसर हो गया इसका, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है म्यू नॉट एम एल और टी के पावर -2 और ए के पावर -2, ऐसे लिखा हुआ है। और इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है आपको सी, ये हो गया आंसर, सी ऑप्शन लिखा हुआ है। 38 में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर्स ऑफ एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी अपन डेल्टा जेड इज गिवन बाय, मतलब एक इक्वेशन है, आपको ऐसे लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ, माइनस ईटा और डेल्टा भी डिवाइडेड बटे डेल्टा एल, यानी डेल्टा एल का मतलब यहाँ पर डेल्टा जेड लिखा हुआ है इनटू एरिया। ये आपको फोर्स है, क्लियर, ये आपको स्मॉल लेंथ है, क्लियर, ये आपको स्पीड है, ये भी क्लियर, और ये आपको एरिया है, ये भी क्लियर। तो आपको इसका निकालना है, इसको क्या पढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नाम है इसका। तो ईटा इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा वी इनटू क्या हो जाएगा, एरिया। तो ईटा का डायमेंशन लिखना होगा तो पहले फोर्स का लिखना पड़ेगा, एम एल टी -2, क्लियर है। इसका लिखेंगे क्या, एल, इसका लिखेंगे क्या, एल टी -1, इसका क्या लिखेंगे, एल के पावर 2। तो देखो भाई, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सॉरी एरिया नीचे होगा ना, एरिया नीचे है तो एल के 2, ओके, एल एल कट गया, एक यहाँ से देखो एक कट जा रहा है, देख रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एम, ओके, एल के पावर -1 टी के पावर -1, इसका पावर 1 है ना भाई। ये बड़ा फेमस है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, m के पावर 1, l के पावर -1 और t के पावर -1। तो इसमें एक ऑप्शन में है कि m के पावर 1, l के पावर -2, t के पावर -2, बी ऑप्शन में है m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0।
और सी ऑप्शन में है m के पावर 1 l के पावर 2 t के पावर -2 और डी ऑप्शन में है m के पावर 1 l के पावर -1 t के पावर -1। तो ये हो गया डी ऑप्शन आंसर। गुड आउट। क्वेश्चन नंबर 38 इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछते रहता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको ईटा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ईटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को आप ईटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 में है डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इसको बोलते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो एल लिखते हैं। एल इसका सिंबल होता है और ये कहाँ मिलेगा? 5e = Li मिलेगा। 5e = Li। तो 5e = क्या हो जाएगा? सॉरी, L = क्या हो जाएगा आपके पास? L = होगा 5e / I। ओके, तो L = 5e। 5e को क्या लिखते हैं? B × A लिखते हैं, है ना? ओके, अब देखिए भाई, L का जो डायमेंशन लिखिएगा वो क्या लिखिएगा? B का क्या लिखते हैं? m लिखते हैं, t के पावर -2 लिखते हैं और एम्पियर के पावर -1 लिखते हैं। ठीक है ना? इतना आप लिखते हैं। और एरिया का क्या लिखते हैं? L के पावर 2 लिखते हैं। और फिर करंट का क्या लिखते हैं? एम्पियर लिखते हैं। तो क्या मिल जाना चाहिए? m L के पावर 2, t के पावर -2, a के पावर -2, ऐसा होना चाहिए। ये हो गया आपका L का डायमेंशन। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस, L फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज लेंथ। ओके, तो ऑप्शन देख लो भाई। पहला में है m L के पावर 1, t के पावर -2, a के पावर -2। बी में है कि m L के पावर 2, t के पावर -1, a के पावर -2, गलत है। और सी में है m L के पावर 2, t के पावर -2, a के पावर -2। तो ये हो गया आपका सी आंसर हो गया, सी आंसर। 40 क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क। काफी सिंपल है, टॉर्क। तो टॉर्क को हम लोग टाउ से सिंबल देते हैं। ये टाउ है ना, लिखा हुआ टाउ। तो टाउ = होता है F × R। काफी सिंपल है। तो टाउ का जो डायमेंशन है वो क्या होगा? F का डायमेंशन और दूसरी बार क्या है? R का डायमेंशन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? टाउ = यहाँ पर क्या होगा? m L t के पावर -2। यहाँ पर क्या हो गया? L। यहाँ पर क्या हो गया? m L के पावर 2 और t के पावर -2। ऐसे एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होता है। इसको कई बार मैं लिख चुका हूँ। अब है क्या 41। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं आपको बता चुका हूँ, है ना? पिछला लेक्चर में मैंने बताया होगा। टाइम कांस्टेंट के डायमेंशन के बारे में मैंने बात किया था, C और R का, है ना भाई? तो C और R देखिए किसको कैसे हम बनाते हैं। 41 जो है आपको बताना है कि इफ C and R denote capacitance and resistance, the dimensional formula of CR is CR, C और R, C for capacitance, C for capacitance और R for resistance, this is the resistance, okay, resistance। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी है। इसका हमको डायमेंशन बताना है। तो हालांकि इसका जो डायमेंशन होगा वो टाइम के बराबर होगा। ई टाइम के बराबर होता है, याद रखना, रट जाना भाई। हम बना के दिखाते हैं। देखिए Q बराबर क्या होता है बच्चों? C × V फॉर पोटेंशियल। तो C = क्या लिखेंगे? Q/V लिखेंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। V बराबर क्या होता है बच्चों? IR होता है। तो R बराबर क्या होगा? V/I होगा। समझ में आया? ओके। और Q बराबर क्या होता है बच्चों? IT होता है। तो T बराबर क्या होगा? Q/I होगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? पक्का, ओके। तो x = दिस इज x = C के बदले क्या लिखेंगे बच्चों? Q/पोटेंशियल लिखेंगे, ओके। और R के बदले क्या लिखेंगे बच्चों? R के बदले लिखेंगे V/I लिखेंगे, कोई डाउट? ओके, ये कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा? Q/I बचा। और Q/I को क्या लिखते हैं? टाइम लिखते हैं। तो x = क्या आ गया? टाइम आ गया।
तो x का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CR का डायमेंशन इक्वल टू m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 1। इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये टाइम के डायमेंशन के बराबर है, जो ऑप्शन ए है। ऑप्शन क्या है बच्चों, ए ऑप्शन इसका सही है। सभी के पास ये किताब होनी चाहिए, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 फार्मूला अगर आपको याद है तो डायमेंशन आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई महानता की जरूरत नहीं है इसमें, है ना, सब सिंपल है, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए भाई 42 में पूछा है एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर क्या होगा, एल इज इक्वल टू एम वी और आर होता है, ओके। तो एल, दिस इज द एल, कैपिटल एम, यहाँ पर होगा एल टी माइनस 1 और दिस इज द एल, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों, एल, फिर लिखेंगे क्या, एम एल के पावर 2 और टी के पावर माइनस 1। दिस इज एंगुलर मोमेंटम का क्या हो गया बच्चों, ये डायमेंशन। तो ऑप्शन में है एम एल के पावर 2 टी के पावर माइनस 2, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी में है एम एल के पावर 2 और टी के पावर माइनस 1, तो बिल्कुल यही बी होगा आंसर, दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर है बच्चों 43। तो 43 में क्वेश्चन है कि इफ फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी आर चोजन एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। देखो कितनी अच्छी बात बोल रहा है। ये कह रहा है कि जो फोर्स है, एफ फॉर फोर्स और ए फॉर एक्सेलरेशन, ओके, और टी फॉर टाइम, तो ये सभी के सभी जो है ये कह रहा है कि फंडामेंटल है। आपको पता है कि इसमें सिर्फ टाइम ही फंडामेंटल है। इसमें क्या है बच्चों, ओनली टाइम जो है वो फंडामेंटल है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स भी फंडामेंटल है और एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल है। तो आपको पता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नेवर ब्रेक, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नेवर ब्रेक, मतलब कि फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। समझा बात को? तो भाई क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही कि तैसे रहेगा, बिल्कुल एक जैसा रहेगा क्वेश्चन में, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कोई डाउट यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या लिखना है आपको, लिखना है काइनेटिक एनर्जी का। क्या लिखना है भाई? तो डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो कोई भी आप एनर्जी लिख लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी ही लिख लेते हैं। तो ये हो गया क्या, 1/2 हो गया, m हो गया और v का स्क्वायर हो गया। कोई डाउट नहीं। तो f बराबर क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर m इंटू ए लिखेंगे, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, f/a लिख देंगे। समझा? फंडामेंटल हो गया। नंबर को हटा रहे हैं, ओके, यहाँ पर लिख रहे हैं f/a। कोई डाउट नहीं। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्पीड बटे टाइम, लिख रहे हैं स्पीड बटे टाइम। तो इसके जगह पर समझिएगा, तो अब इसके जगह पर हम क्या लिखने जा रहे हैं ये देखो पहले आप। तो काइनेटिक एनर्जी, स्पीड के जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, स्पीड के जगह पर लिखेंगे v, मतलब कि a, और यहाँ पर लिख देंगे t इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये a से a कट जाएगा और बच क्या जाएगा आपको, काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन होगा इस टर्म में बचेगा। f, बिल्कुल f बचेगा, a बचेगा और t के पावर 2 बचेगा। यानी कहने से मतलब कि f के पावर 1, t के पावर 2 और a के पावर 1, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में है f के पावर 1, a के पावर -1 और t के पावर 1, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी में है f के पावर 1, a के पावर 1 और t के पावर 1, गलत है। ऑप्शन सी में है f के पावर 1, a के पावर 1 और t के पावर 2, बिल्कुल सही है। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। कोई डाउट? ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 44 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
44 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन जल्दी नहीं बन सकता, मतलब कि आप चाहेंगे कि 1 मिनट में बनाएं तो शायद बड़ा मुश्किल होगा 1 मिनट में बनाना। ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, इसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है पर कैलकुलेशन है, दमदार कैलकुलेशन है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये 1 मिनट में कैसे बनेगा। तो पहले का ये क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन है आपको 2017 मतलब 2017 का क्वेश्चन है। तो 2017 में 720 में 720 किसी बच्चा का नहीं आया था। इसका मतलब है कि फिजिक्स का क्वेश्चन कुछ हार्ड होंगे तो उसको छोड़ा होगा, इसीलिए फुल मार्क्स नहीं आया होगा। आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें 720 में 720 बहुत सारे बच्चे ला रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इजी है, इस बात को मानना पड़ेगा। अब 44 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन लेंथ एल जो है, एल दैट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर बटे 4πε0 ईच। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है एंड ई इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी के पावर एक्स, जी के पावर वाई और ई स्क्वेयर डिवाइडेड बटे 4πε0, इसका पावर क्या है जेड। ठीक है बच्चों, तो सवाल ये है कि इनके पावर क्या होंगे, कैसा फॉर्मेट है, ऑप्शन के अनुसार हम लोग बात करेंगे। ओके, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एल का डायमेंशन ओके, सी का डायमेंशन ओके, और यहाँ पर लिख सकते हैं जी का डायमेंशन ओके, और यहाँ पर लिख सकते हैं ई स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4πε0 और इसका जेड। अब इसको मैं हटा सकता हूँ कैसे भाई, एफ इक्वल टू 1/4πε0 नॉट इंटू ई का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, ई का स्क्वायर ओके। तो इसके जगह पर इसको रखें, अच्छा लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन काम है ऑप्शन नॉट का लिखना। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, एल का डायमेंशन इज इक्वल टू सी का डायमेंशन उसका पावर एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, जी का डायमेंशन उसका पावर वाई ओके, जी का डायमेंशन उसका पावर वाई। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4πε0, इसका डायमेंशन जेड लिख देंगे। अब कौन क्या है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है बच्चों, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट ओके। जी क्या है, तो सी का डायमेंशन क्या होता है आपको पता ही है, L-T-1 होता है ओके। उसके बाद क्या है, जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका नाम है, और ये आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे इसको, है ना। ये कैसे आता है बच्चों, जी मास का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर, ऐसे करते हैं। तो आपको मिलेगा क्या, जी इज इक्वल टू मिलेगा क्या, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे एम का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन की अगर आप बात करेंगे डायमेंशन की, तो कई बार मैं लिख चुका हूँ ML-T-2 एल स्क्वायर डिवाइडेड बटे एम के पावर 2। तो इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, जी का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा m के पावर -1, एल के पावर 3 और टी के पावर -2। अब बात रही इसकी बात रही इसकी, तो आप लिखेंगे कि इसे एफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4πε0, एक ही बात हुआ डायमेंशन, तो इसका होगा ML-T-2 लेंथ के स्क्वायर, यानी ये होगा ML के पावर 3 और T के पावर -2। अब इन्हीं सभी को यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसको नाम रख देते हैं बाबू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये समझ में आ रहा है आपको, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, कोई समस्या नहीं है ओके। तो जब कोई समस्या नहीं है तो इसका डायमेंशन लिखो, इसका एल होगा, लेकिन मैं मास के टर्म में लिख रहा हूँ, एम के पावर 0, एल के पावर 0 और एल के पावर 1 और टी के पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं ओके। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल के पावर x लिखेंगे और टी के पावर -x लिखेंगे, क्यों, क्योंकि c का क्या है, L-T-1 है, तो उसका पावर है ना भाई, तो पावर को लगाओ ओके। एक तो यहाँ पर बन गया ओके। अब g वाला का देखो, पावर क्या है, ये है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, m के पावर -y, l के पावर 3y और t के पावर -2y, कोई प्रॉब्लम ओके। अब देखो इसका डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन ये आया है ना ये, तो इसका लिखेंगे क्या, m के पावर z लिखेंगे
और एल के पावर 3z लिखेंगे 3z, और टी के पावर क्या लिखेंगे बच्चों 2z लिखेंगे। देखा, इतना हो गया। अब इन सभी को क्या करना है, हमको एक साथ इक्वेट करना है, एक साथ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे जरा समझिए। m के पावर 0, l के पावर 1 और t के पावर 0, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। m कहाँ कहाँ है देख लो, m के पावर -y है और m के पावर +z भी है, ठीक है। l के पावर x यहाँ है, यहाँ पर +3y है, और यहाँ पर क्या है l के पावर +3z है, और यहाँ पर लिखेंगे क्या t के पावर -x लिखेंगे, और t के पावर -2y लिखेंगे, और t के पावर -2z लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे। ओके, अब क्या करना है इसको, आपको पता है क्या करना है। m वाला को m के साथ इक्वेट करना है, l वाला को l के साथ इक्वेट करना है, और t वाला को t के साथ इक्वेट करना है। और इक्वेट करने के बाद आपको एक रिजल्ट आएगा, मतलब कि उसमें x y आपको सोल्व करना है। क्लियर? कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके, सिंपल है। तो भाई देखो, m के पावर 0 इज इक्वल टू क्या लिखना है, m के पावर -y + z, तो 0 इज इक्वल टू -y + z, तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू z, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि l के पावर 1 है, l के पावर 1 इज इक्वल टू l के पावर x + 3y, x + 3y + 3z, तो 1 इज इक्वल टू x + 3y + 3z, तो ये हो गया क्या सेकेंड। और t के पावर क्या है, t के पावर 0 इज इक्वल टू t के पावर -x -2y और -2z, तो इसको क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल टू -x -2y और -2z, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 0 इज इक्वल टू x + 2y + 2z, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बताइए कि आपके पास जो 3 इक्वेशन आ गया, अब इसको आपको सोल्व करना है, और आपके पास समय बहुत कम है, 1 मिनट के अंदर सोल्व करके बबल करना है। तो अब तो ये हो नहीं पाएगा भाई, आप देख रहे हैं ना ये कैसे कैसे हो रहा है। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को गायब कर देते हैं और इनमें पुट करके 2 इक्वेशन बना लेते हैं। क्लियर? तो 2 इक्वेशन 2 अननोन ऐसा सोल्व करेंगे। तो अब क्या करते हैं कि इसको हटाते हैं। देखो भाई, हटाएं, और हटाने के बाद इसको इसकी वाला को खाली रखेंगे। ओके, सिर्फ इसको रखेंगे। अब देखो भाई, फ्रॉम यहां पर बात करते हैं क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो भाई, फर्स्ट एंड सेकंड की बात करते हैं। तो यहां पर 1 लिखे, ओके, यहां पर क्या लिखे x लिखे, ओके, यहां पर लिखे 3y, ओके, यहां पर 3y लिख दिए, z के बदले y लिख दिया, तो यहां पर 1 इज इक्वल टू x + 6y कर दिया। ये अब इक्वेशन नंबर ए हो गया। अब बात करते हैं क्या, फर्स्ट एंड थर्ड से। फर्स्ट एंड थर्ड में देखो भाई, ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों x, यहाँ पर लिखेंगे 2y, यहाँ पर लिखेंगे 2y। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको। z के जगह पर, ये z है ना, तो z के जगह पर y रख दिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 0 इज इक्वल टू x + 4y। को डाउट? तो x इज इक्वल टू कितना होगा -4y। ओके, तो y x इज इक्वल टू -4y, इसको मान लेते हैं b। अब बात करते हैं क्या, फ्रॉम a एंड b से अगर बात करें तो इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो 1 इज इक्वल टू -4y + 2y, सॉरी 6y, तो 1 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया। देख रहे हैं, y का वैल्यू 1/2 आया। तो y का वैल्यू जब 1/2 आ जाएगा तो z का भी वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 1/2 ही आएगा। क्लियर? क्योंकि बराबर है। और जब y का वैल्यू 1/2 आ गया तो इसमें जब पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। देखा, सभी का वैल्यू आ गए। अब सभी का वैल्यू आ गए तो अब इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करो। तो जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा, आप समझो रिजल्ट का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर क्या है
कि जो एल है, एल फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट मतलब ये वाला, ये इसी से करते हैं भाई। देखो कंटिन्यू, तो एल का जो डायमेंशन है, एल का डायमेंशन वो क्या है, सी है, तो सी का पावर कितना हो गया -2, ओके। उसके बाद जी है, इसका पावर कितना हो गया 1/2, ओके। उसके बाद क्या है, ई का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 4 पाई ऑप्सिलन 0 है, ओके। यहाँ पर कितना हो गया 1/2। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर, ओके। यहाँ पर क्या हो गया, जी हो गया, ओके। ई स्क्वायर बटे 4 पाई ऑप्सिलन 0 हो गया, इसका पावर कितना हो गया 1/2 हो गया। तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/c² इंटू जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4 पाई ऑप्सिलन 0, इसी को लिख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर रखिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा, ये आंसर होगा। अब आंसर में देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है सी, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी स्क्वायर, अब ब्रैकेट में जी ई स्क्वायर बटे 4 पाई ऑप्शन 0, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर तो इन्वर्सली है। ऑप्शन सी बी में है 1/c², और यहाँ पर है ई स्क्वायर और नीचे में जी है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में है कि 1/c इंटू जी ई स्क्वायर, तो भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में है 1/c² इंटू जी ई स्क्वायर बटे 4 पाई ऑप्शन 0 1/2, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, डी ऑप्शन होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझे। तो इस तरह का सवाल थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो जल्दी बनेगा। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन ये 2017 में पूछा हुआ है, और 17 में 720 में किसी बच्चे को नहीं आया था। तो आज का लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।